हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। यहाँ पर अपन बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स की। इसके पहले मैंने डिज़ाइन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मैंने वहाँ पर बता दिया था, ठीक है। मतलब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। मैंने बोल्ट के बारे में आपसे बताया था कि वहाँ पर हम 3-4 टाइप की चीज़ें हम वहाँ पर देखते हैं स्ट्रेंथ जब हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने उसका शेयरिंग स्ट्रेंथ मैंने आपको समझाया था, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेंथ मैंने आपको समझाया था। उसका हमारे पास जो फॉर्मूला था VDSB का, वो कितना था हमारे पास, वो वाला फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा था। सबसे पहले स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस कितना होता है FUB अपॉन √3 इंटू गामा MB, ठीक है। इंटू एरिया हमने देखा था वो कितना था NNANB प्लस NSASB, ठीक है। आई होप ये याद होगा आप लोग को। इंटू हमने देखा था कुछ रिडक्शन फैक्टर। कौन कौन से रिडक्शन फैक्टर था? एक हमारे पास था लॉन्ग जॉइंट के लिए, एक हमारे पास था लॉन्ग प्लेट के लिए, सॉरी लॉन्ग ग्रिप के लिए थे, और एक था हमारे पास पैकिंग प्लेट के लिए। ये हमारे पास 3 टाइप के रिडक्शन फैक्टर थे। हम वहाँ पर क्या निकाले थे? हम वहाँ पर बात कर रहे थे शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, हमने वहाँ पर डील किया था, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप देखते हो जनरली बोल्टिंग, अगर मैं बोल्ट बोल रहा हूँ कि फेल हो रहा है, ठीक है, हम वहाँ पर जॉइंट के फेलियर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम वहाँ पर बोल्ट के फेलियर के बारे में बात करें। देखिए जॉइंट सिर्फ तभी फेल नहीं हो सकता जब आपका बोल्ट ही फेल हो। जॉइंट तभी फेल हो जाएगा जब आपका प्लेट फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपके पास 2 प्लेट अगर जॉइंट हैं तो ज़रूरी नहीं है इनको कनेक्ट करने के लिए जो बोल्ट है वो, अगर बोल्ट टूट गया तभी ये जो जॉइंट है ये अलग हो जाएगा। हो सकता है प्लेट भी अगर टूट गई तो भी जॉइंट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो जॉइंट का फेलियर अलग हो जाता है। हम यहाँ पर सिर्फ बोल्ट का फेलियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल्ट के फेलियर में मतलब स्ट्रेंथ चेक कर रहे थे, सबसे पहले हमने शेयरिंग फेलियर को हमने वहाँ पर चेक किया था। आज अपन बात करते हैं सेकेंड टाइप के फेलियर की, ठीक है। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेकेंड टाइप का जो फेलियर, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास बियरिंग फेलियर, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, बियरिंग फेलियर ऑफ बोल्ट, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात करें, या फिर आप बोल सकते हो उसको बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इससे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगर मैं शेयरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे मान लीजिए एक बोल्ट है हमारे पास, ये बोल्ट क्या हो गया, बीच से 2 टुकड़े हो गए, ठीक है। ये बोल्ट क्या हो गया हमारे पास, बीच से 2 टुकड़े हो गए। कुछ इस वजह से हमारे पास ये बोल्ट में बीच से 2 टुकड़े हो गए थे, ठीक है। ऐसे मैं रफ टाइप का बोल्ट बनाया हूँ ना, इसको आप ये मत समझना कि अरे सर बोल्ट तो ऐसा दिखता नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही बनाया हूँ, रफ टाइप का बोल्ट बनाया। तो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था, ये क्या आ रही थी, शेयरिंग फोर्स आ रही थी, ठीक है। ये क्या आ रही थी हमारे पास, शेयरिंग फोर्स। मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था बियरिंग फोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, अलॉन्ग द थिकनेस। मैंने बियरिंग के लिए क्या बोला था, मैंने बियरिंग बोला था, बियरिंग कहाँ पर एक्ट करता है, अलॉन्ग द थिकनेस पे पूरा एक्ट करता है, अलॉन्ग द थिकनेस पे क्या करता है, एक्ट करता है। शेयरिंग के बारे में जब मैंने बात किया था तो शेयरिंग मैंने कहाँ पर बताया था कि क्रॉस सेक्शन पे एक्ट करता है। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने शेयर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कट हो रहा है बोल्ट, तो यहाँ पर हम कौन सा एरिया ले रहे हैं, हम यहाँ पर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं। हम यहाँ पर कौन सा एरिया ले रहे हैं, शेयरिंग के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं। तभी मैं ANB और ASB के लिए मैंने π/4d² लिया था। वो π/4d² क्या है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमने क्या लिया था, वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया हमने वहाँ पर लिया था। लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ वो क्या है, हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ के लिए मुझे कौन सा एरिया चाहिए, ये जो हमारे पास जो बियरिंग फोर्सेस या फिर बियरिंग स्ट्रेसेस जो जनरेट हो रही है बोल्ट पे, वो क्रॉस सेक्शन पे लग रही है क्या, नहीं। क्रॉस सेक्शन पे तो ये वाली फोर्स लग रही थी, कौन सी, शेयरिंग फोर्स। लेकिन बियरिंग फोर्स कहाँ पे लग रही है, ये अलॉन्ग द थिकनेस पे क्या लग रही है, यहाँ पर आपके पास फोर्स आपके पास लग रही है। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था। अब ये ऊपर वाली प्लेट का आपके पास थिकनेस होगा, जैसे मान लीजिए है आपके पास T1, नीचे वाली प्लेट का थिकनेस होगा आपके पास T2। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि अगर मैं एरिया ले रहा हूँ, अब ये जो बियरिंग जो फोर्स है दे अलॉन्ग द बोल्ट, ठीक है। मतलब आप समझिएगा कि हमारे पास जैसे मान लीजिए बोल्ट है, ठीक है। कैसे बताऊँ, एक आप ना एक सिलेंड्रिकल एक वो समझिए, ठीक है। ये हमारे पास जो बोल्ट है ना, तो बोल्ट आप कैसे दिखेगा, मतलब ये जो पूरा जो हमारे पास जो बियरिंग स्ट्रेसेस जो लग रहे हैं, ठीक है, वो कहाँ पे लग रहे हैं, इसके बोल्ट के आप साइड व्यू से आप इमेजिन करिए। हमारे पास जो बोल्ट है वो साइड व्यू से आप क्या करिए, आप इसको इमेजिन करिए। तो यहाँ पर कैसा एज अ सर्कुलर टाइप का प्रोजेक्शन है इसका, ठीक है। बोल्ट कैसा रहेगा आपके पास, अगर मैं बोल्ट का अगर बात करूँ तो बोल्ट हमारे पास कैसा है, नीचे से क्रॉस सेक्शन कैसा है उसका, ऐसे सर्कुलर है। नीचे से क्रॉस सेक्शन कैसा है उसका, सर्कुलर है। तो अगर मैं साइड से भी देख रहा हूँ तो ऐसे क्या दिख रहा है हमें, ये तो इसका डायमीटर हो गया, ये इसका क्या हो गया हमारे पास, डायमीटर। और ये क्या हमारे पास, ये थिकनेस ऑफ द प्लेट है,
ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर थिकनेस ऑफ द प्लेट। प्लेट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेट थी, फॉर एग्जांपल लैप जॉइंट है तो, ठीक है, ये हमारे पास लैप जॉइंट है, तो ये थिकनेस ऑफ दी मेन प्लेट और ये थिकनेस ऑफ दी मेन प्लेट। अब बोल्ट कहाँ पे हमारा, बोल्ट हमारे पास कुछ इस वे से, ठीक है, बोल्ट हमारे पास कुछ इस वे से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से बोल्ट कटा, जैसे यहाँ से, ये क्या है, शेयरिंग प्लेन है, जैसे यहाँ से बोल्ट कटा तो हमारे पास ये वाली जो फोर्स आ रही थी प्लेट में, ठीक है, तो ये पूरे यहाँ पर क्या लगा रही है, बियरिंग फोर्सेस लगा रही है, उसी को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पर लगाया। तो ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस काई की है, ये वाली थिकनेस प्लेट की है, तो ये पूरी थिकनेस को मैंने टी से यहाँ पे डिनोट किया। अब बात करते हैं, ये जो है ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर डायमीटर डी, लेकिन हमारे पास ये जो फोर्सेस जो आ रही है बियरिंग फोर्स, ये कौन से एरिया पे लग रही है, ये तो अगर आप देखोगे तो ऐसे सिलेंड्रिकल टाइप का दिखेगा ना। बोल्ट कैसे, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टाइप का फिगर है, पूरा सिलेंड्रिकल टाइप का फिगर आपको देखने को मिलेगा ना। तो यहाँ पर आप कैसा एरिया, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर ये पूरा एरिया लेना है, तो यहाँ पर मैं प्रोजेक्टेड एरिया लेता हूँ। मैं यहाँ पर कौन सा एरिया लूँगा, मैं यहाँ पर बात करूँगा प्रोजेक्टेड एरिया की, ठीक है, क्योंकि देखिए ये रेक्टेंगुलर तो है नहीं ना बोल्ट, बोल्ट कैसा हमारे पास एक सिलेंड्रिकल है, तो पूरे उसके सिलेंड्रिकल में मतलब पूरा उसके इस वे से आपके पास क्या लग रहा है, फोर्सेस लग रही है यहाँ से, ठीक है। आपके पास जैसे मान लीजिए ये मेरी मुट्ठी है ना, तो यहाँ भी लग रहा है, 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 ठीक है। ऐसे पूरे सिलेंड्रिकल उसमें शेप में क्या लग रहा है, हमारे पास बियरिंग स्ट्रेसेस यहाँ पर लग रही है, फिर बियरिंग फोर्सेस यहाँ पर लग रही है। तो इसका मैं ये वाला एरिया तो कर्व्ड एरिया तो मैं ले नहीं सकता, तो मैं प्रोजेक्टेड एरिया क्या ले रहा हूँ, मैं इसको ना एज अ लीनियर मान ले रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको कैसे मान ले रहा हूँ, एज अ, मैं इसको रेक्टेंगल मान ले रहा हूँ। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो आप लोगे बियरिंग के लिए, प्रोजेक्टेड एरिया मतलब हम जैसा अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन उसको हमने रेक्टेंगुलर मान के रखा है। तो रेक्टेंगुलर हमारे पास जो एरिया मिलेगा वो कितना होगा, थिकनेस, ये वाली जो हमारे पास d इंटू कितना मिल जाएगा हमारे पास, थिकनेस, ठीक है। तो जब भी हम बियरिंग स्ट्रेसेस हम जब भी निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आप कर्व्ड एरिया नहीं लोगे, ठीक है। बोल्ट का ऐसे पूरा, ये जो बोल्ट है हमारे पास, इसका पूरा यहाँ पर पूरी जगह पे क्या लगेगा, बियरिंग स्ट्रेसेस आएंगी, तो हम ये कर्व्ड एरिया हम नहीं लेंगे, हमने क्या किया, उसको प्रोजेक्टेड एरिया लिया, एज अ रेक्टेंगल हमने अज्यूम किया। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास d इंटू थिकनेस, ठीक है। अब आप ये मत समझना सर d तो मेरे साइड में दिखा रहा है, ठीक है, ये तो पूरा डायमीटर है ना, आप चाहे किसी भी साइड में ले लो, आपके पास डायमीटर तो सेम ही रहेगी। तो हम कौन सा अज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास जो z एक्सिस में आपके पास जो डायमीटर होगा और साथ ही साथ y एक्सिस में आपके पास जो थिकनेस होगी, उसका मैंने यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेसेस लिया है। लेकिन अगर मैं शेयरिंग के बारे में बात कर रहा था, तो शेयरिंग में हम जो एरिया ले रहे थे, शेयरिंग में हम जो एरिया ले रहे थे, ये एरिया कौन सा था हमारे पास, ये था हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये कौन सा था हमारे पास, दिस वॉज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया, समझ में आया। और बियरिंग के लिए हम कौन सा एरिया लेते हैं, हम हमेशा लेते हैं d इंटू टी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, तो सेकेंड अपन बात करते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हमें कैसे निकालना है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। सेम उसी वे से जाएंगे जिस इस वे से हम क्या कर रहे थे, शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल रहे थे बोल्ट का। तो डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, इसको मैंने क्या बोला था, डिनोट किससे किया था मैंने, इसको मैंने डिज़ाइन किया, डिनोट किया था VDPB से। P मैंने बियरिंग के लिए लेके रखा है, S मैंने पिछले बार शेयरिंग के लिए लिया था, ठीक है। अगर मैं दोबारा B अगर मैं ले लेता तो ये DBB हो जाता, समझ में नहीं आता उतने अच्छे से, ठीक है। तो मैंने P किससे डिनोट किया, मैंने बियरिंग को मैंने P से डिनोट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर P किसके लिए डिनोट किया हूँ, मैं बियरिंग के लिए, जस्ट मैंने एक सिंबल रखा। तो VDPB क्या डिनोट कर रहा है, बियरिंग स्ट्रेंथ, सॉरी डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। D क्या है डिज़ाइन, P क्या है बियरिंग, V क्या है स्ट्रेंथ और B क्या है हमारे पास बोल्ट। तो डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ, डिज़ाइन का मतलब आपके पास जो भी नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ होगा उसको आप क्या करोगे, उसको आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर दोगे, जैसे हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ के लिए किया था, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं VNPB अगर मैं निकाल रहा हूँ, नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर मैं निकाल रहा हूँ, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अगेन स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ये जो स्ट्रेस जो है हमारे पास, स्ट्रेस हमें IS कोड ने दे के रखा है, ठीक है। स्ट्रेस हमें IS 800 2007 में दे के रखा है। अपने जो भी उन्होंने जो भी
जो थीसिस वगैरह सबमिट किया होगा एक टाइम पे जब रिसर्च कर रहे होंगे लिमिट स्टेट डिज़ाइन को लेके, तो उन्होंने जो यहाँ पर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला निकाला है बियरिंग के लिए, तो देखिए बियरिंग स्ट्रेस ना जनरली हम ज़्यादा जगह डील नहीं करते हैं, बहुत कम जगह ही डील करते हैं। शेयरिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, शेयर स्ट्रेस के बारे में ज़्यादा बात करते हैं, और डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब कम आपके पास जो कंप्रेशन या फिर टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है उसके बारे में हम ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन बियरिंग स्ट्रेस जो होता है, बियरिंग स्ट्रेस हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स में बियरिंग स्ट्रेसेस ज़्यादा यूज़ नहीं होता। देखिए बियरिंग का मतलब समझिएगा, बियरिंग मतलब ना कि आपके पास एक कंपोनेंट के कारण दूसरे कंपोनेंट में कैसे आपके पास उसका स्ट्रेसेस अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो बियरिंग स्ट्रेसेस है ये कौन से जो फोर्स जो थी वो प्लेट में लग रही थी, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊँ आपको, बियरिंग मतलब देखिए आप समझिएगा कि ये क्या था हमारे पास, ये एक प्लेट थी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक प्लेट थी और यहाँ पर आपके पास बोल्ट था, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या था, बोल्ट था। मैं बोल रहा हूँ कि मैंने फोर्स कहाँ पे लगाया था, मैंने फोर्स लगाया था मैंने प्लेट पे, मैं फोर्स प्लेट पे लगाया था, लेकिन प्लेट के कारण जो फोर्स जो प्लेट में आ रही थी वो फोर्स कहाँ पर ट्रांसफ़र हो गई, आपके पूरे बोल्ट में भी क्या हो गई है, आपके पास वो फोर्स क्रिएट हो रही है। सिमिलरली नीचे भी अगर आप देखोगे तो मैंने प्लेट में फोर्स लगाया था, टेंसाइल फोर्स, लेकिन इसके कारण पूरे बोल्ट में भी क्या हो गया, यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं या फिर फोर्स डेवलप हो रही है। तो आपके पास जो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं कॉलम बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक कॉलम है और कॉलम के नीचे पे क्या है हमारे पास, फुटिंग है, कॉलम के नीचे क्या है हमारे पास, फुटिंग। अब मैं कॉलम पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लोड लगा रहा हूँ, कॉलम पे मैंने क्या किया, यहाँ पर लोड लगाया, बट ये कॉलम का जो लोड है ये क्या करेगा आपके पास, ये नीचे भी आपके पास क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, नीचे भी क्या करेगा आपके पास, अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फुटिंग में भी क्या हो रहा है, इसके कारण आपके पास लोड आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे बेयरिंग लोड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एक कंपोनेंट के कारण जो लोड जो आता है, एक कंपोनेंट में आपने प्रोड्यूस किया है, उसके कारण जो डेवलप हो रहा है दूसरे कंपोनेंट में, उसको हम बोलते हैं बेयरिंग लोड या फिर बेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था आपको, मैं आपको बता रहा था बेयरिंग स्ट्रेंथ मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर। तो बेयरिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बेयरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा जो भी बेयरिंग स्ट्रेस होगा इनटू एरिया। एरिया के बारे में मैंने आपको अभी समझाया, हम वहाँ पर एरिया कितना लेंगे, डायमीटर इनटू थिकनेस, ठीक है। देखिए ये वाली जो क्लास जो चल रही है हम लोग की, इसमें ना ऐसे मैं सामने तो हूँ नहीं, जब सामने होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा इंटरैक्टिव क्लास होती है, वहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक होता है, थोड़ा सा फ़न भी होता है। बट यहाँ पर ना मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं शुरू से जो भी लेक्चर डील किया हूँ वो एकदम पॉइंट टू पॉइंट रखा हूँ। हमारा लेक्चर स्टार्ट होता ही है तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए, अगर एक दो पॉइंट मुझे कुछ डिस्कस करना रहता है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं सीधा मैं वहाँ पर सिलेबस में वहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। जो भी हमारे पास कंटेंट है उसके बारे में बताता हूँ। तो किसी को हो सकता है क्लास थोड़ी सी बोरिंग भी लग रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि आपके पास जो लॉकडाउन का जो टाइम है वो एकदम ज़्यादा, देखिए टाइम पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं अभी अपने पास, ठीक है। दिन भर हम यहाँ पर नेट में हम बिज़ी रहते हैं, हम यहाँ पर दिन भर टीवी देखते हैं, मूवीज़, नेटफ्लिक्स, प्राइम, अमेजोन प्राइम सब देख लिया हम यहाँ पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप एकदम अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए काफ़ी अच्छे से आप वहाँ पर ध्यान लगा के पढ़ सकें। इसी कारण हो सकता है किसी स्टूडेंट को मेरी क्लासेस उतनी ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही होगी, आई होप नॉट, बट मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल मेथड, एकदम ओल्ड स्कूल मेथड में पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर एक पेन है, एक पेपर है और बस हमारे पास नॉलेज है और हमारे पास टाइम है, बस दैट्स इट, ठीक है। हम यहाँ पर एडिशनल हमें कुछ नहीं चाहिए। मैं जो रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ कोई एक प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, मेरा नॉर्मल सा एक फ़ोन है, वो फ़ोन पे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कुछ कंटेंट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिले, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, बियरिंग स्ट्रेंथ मैं यहाँ पर निकाल रहा था। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या है हमारे पास, VNPB, और कितना होता है ये, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस यहाँ पर IS कोड ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, कोड ने हमें यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेसेस बोल्ट के लिए कितना लेने के लिए बताया, तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो कोड ने यहाँ पर दिया है बियरिंग स्ट्रेसेस 2.5 KB, ठीक है, 2.5 KB इंटू FU, 2.5 KB इंटू FU इंटू एरिया कितना है हमारे पास, एरिया अभी हमने देखा है D इंटू T मिनिमम, जो भी मिनिमम हमारे पास क्या रहेगा, थिकनेस रहेगा, ठीक है। जो भी हमारे पास मिनिमम थिकनेस रहेगी वो क्या होगी, हमारे पास एरिया हो जाएगी बियरिंग स्ट्रेस के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर अपन बात करते हैं, ये क्या था हमारे पास, ये था नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अगर मैं डिज़ाइन
डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट निकाल रहा हूँ, मतलब VDPB निकाल रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जितना भी आपके पास स्ट्रेस आया है, जितना भी आपके पास स्ट्रेस आया है डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू एरिया, कितना हमारे पास एरिया है हमारे पास D इंटू T मिनिमम। अब आप बोलोगे सर ये KB क्या है, तो KB आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक रिडक्शन एक फैक्टर है, ठीक है। बियरिंग स्ट्रेसेस को कुछ रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर एक रिडक्शन फैक्टर कोड ने दे के रखा है। FU क्या आपके पास, FU आपके पास है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट के बारे में यहाँ पर गिवन है, ठीक है। क्योंकि आपके पास देखिए अल्टीमेटली ये जो थिकनेस जो हमने लिया है, ये थिकनेस बोल्ट का थिकनेस नहीं है, ये थिकनेस क्या है, पूरे प्लेट का थिकनेस है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्रेस एलिमेंट हम जो यहाँ पर लेंगे वो किसका लेंगे, हम प्लेट का लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पूरे प्लेट के थिकनेस पे क्या कर रहे हैं, हमारा ये बियरिंग स्ट्रेस क्या हो रहा है यहाँ पर डेवलप हो रहा है, पूरे प्लेट के थिकनेस पे क्या हो रहा है यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। लेकिन शेयरिंग के केस में सिर्फ बोल्ट के क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा था, वहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे, इसलिए मैं यहाँ पर FU लिया हूँ, FUB नहीं लिया हूँ। FU क्या है हमारे पास, FU है हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट आप बोल सकते हो, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मेंबर या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। KB क्या आपके पास, KB आपको एक रिडक्शन फैक्टर दे के रखा है, जैसे कि हम वहाँ पर रिडक्शन फैक्टर किस में देखते थे, शेयरिंग स्ट्रेंथ में निकालने के लिए देखते थे, वैसे यहाँ पर भी आपके पास रिडक्शन फैक्टर दे के रखा हुआ है। आपके पास जो भी एक्चुअल वैल्यू आएगी उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, रिड्यूस करके यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ को हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट D क्या हमारे पास, D हमारे पास है नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, और T मिनिमम क्या है हमारे पास, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने बियरिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात की। अगेन मैं यहाँ पर फिर से लिखा रहा हूँ, VDPB जो है वो क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 2.5 FU इंटू KB अपॉन गामा MB, ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर परमिसिबल स्ट्रेस, इंटू एरिया कितना हो जाएगा हमारे पास, एरिया हो जाएगा हमारे पास D इंटू T मिनिमम, एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा D इंटू T मिनिमम। अब आप बोलोगे कि सर FU मतलब जैसे आपके पास ग्रेड, आपके पास जो प्लेट जो है वो आपके पास गिवन है कि वो आपके पास आपके पास जो ग्रेड ऑफ प्लेट है वो आपके पास गिवन है कितना, 410 जैसे आपके पास गिवन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास FE 410 आपके पास ग्रेड ऑफ प्लेट आपके पास गिवन है, ठीक है, प्लेट का आपके पास जो ग्रेड है वो आपके पास गिवन होगा, तो आप वहाँ पर क्या यूज़ करोगे, आप वहाँ पर FU की वैल्यू 410 ही आप वहाँ पर यूज़ करोगे, ठीक है। तो जो भी आपके पास ग्रेड ऑफ द प्लेट आपके पास गिवन होगी वो आप वहाँ पर यूज़ कर लोगे। KB के आपके पास KB रिडक्शन फैक्टर के बारे में बताते हैं, तो KB में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो KB कोड ने आपके पास बताया है कि ये क्या आपके पास, ये मिनिमम ऑफ कुछ वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, वो वैल्यूज़ का जो सबसे जो लीस्ट वैल्यू आएगी उसका आपके पास क्या लेना है, आपको सबसे मिनिमम वैल्यू लेना है, ठीक है। तो KB आपके पास क्या है, KB आपके पास मिनिमम ऑफ 4 वैल्यूज़ आपके पास गिवन है कोड में, वो चारों को आपको कैलकुलेट करना है, जो सबसे मिनिमम होगा वो आपके पास रिडक्शन फैक्टर हो जाएगा KB। सबसे पहली जो वैल्यू है वो है आपके पास E/3D0, E/3D0। E क्या हमारे पास, एंड या फिर एज डिस्टेंस जो भी आपके पास गिवन होगा। इन केस अगर नहीं गिवन होगा तो मैंने आपको कोडल प्रोविजन में E की वैल्यू आपको बताया था, कितनी बताया था मैंने, E की वैल्यू मैं आपको बोला था 1.5 D0 या फिर 1.7 D0, ठीक है। D0 क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ होल, ठीक है। डायमीटर ऑफ होल भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लियरेंस 1 mm 2 mm या फिर 3 mm का ही हम वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अगर आपके पास थिकनेस जो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट कम है, ठीक है, अब टू 14 mm आपके पास कुछ देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर हम सिर्फ 1 mm का क्लियरेंस हम वहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने लिखवाया होगा पहले, ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 24 से अगर आपके पास ज़्यादा रहा, ठीक है, 24 से अगर आपके पास नॉमिनल डायमीटर ज़्यादा रहा तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर आप 3 mm का आप लेना। जैसे ये आपके पास क्या है, दिस इज़ योर D, और ये क्या था आपके पास, स्टैंडर्ड क्लियरेंस, ठीक है, स्टैंडर्ड क्लियरेंस। तो मैंने आपको बोला था 12 से 14 mm अगर आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट रहा तो वहाँ पर 1 mm का क्या ले लेना, आप वहाँ पर क्लियरेंस ले लेना। मतलब अगर मैं D0 की बात करूँ तो D0 कितना हो जाएगा, अगर आपके पास 14 mm का आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो D0 हो जाएगा आपके पास 15 mm, वहाँ पर मैंने 1 mm को ऐड कर दिया।
अगर आपके पास 16 से 24 mm का आपके पास क्या है नॉमिनल डायमीटर है, तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस मैंने आपको बोला था 2 mm लेने के लिए। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास M20 ग्रेड का अगर आपके पास बोल्ट है, मतलब डायमीटर कितनी है उसकी 20 mm है, तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस 2 mm हम वहाँ पर ऐड कर देंगे और बोल्ट होल कितने का बन जाएगा हमारे पास 22 mm का वहाँ पर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ ना मैं। सिमिलरली अगर ग्रेटर देन 24 mm रहा तो वहाँ पर हम क्या ले लेंगे 3 mm का हम वहाँ पर क्या रख लेंगे स्टैंडर्ड क्लियरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 25 mm का क्या है आपके पास डायमीटर ऑफ बोल्ट है, तो वहाँ पर मैं बोल्ट होल कितने का बनाऊंगा 28 mm का मैं वहाँ पर बोल्ट होल बनाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइड में हमने बात किया था, ये वाला चीज़ मैंने आपको पहले लिखवाया था। ठीक है, अभी अपन आते हैं वापस किस में, हम निकाल रहे थे रिडक्शन फैक्टर KB। KB क्या हमारे पास, KB है हमारे पास मिनिमम ऑफ 4 वैल्यू मैंने आपको बताया। सबसे पहली वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहली वैल्यू है E/3D0। E आपको पता है, मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको डिस्कस किया था कोडल प्रोविजन, जिसमें मैंने बताया था मिनिमम पिच, मैक्सिमम पिच, मिनिमम एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम एंड डिस्टेंस, ये सब कितनी रखना है वो सब मैंने वहाँ पर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले आते हैं E/3D0। सेकेंड जो है हमारे पास, सेकेंड जो है वो उसकी वैल्यू है हमारे पास P/3D0 माइनस 0.25। कितना है ये है हमारे पास P/3D0 माइनस 0.25। P क्या हमारे पास पिच, D0 क्या हमारे पास डायमीटर ऑफ होल। थर्ड जो वैल्यू है वो है हमारे पास FUB/FU। कितना है हमारे पास FUB/FU। जैसे फॉर एग्जांपल FUB क्या हमारे पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास ग्रेड ऑफ बोल्ट कितना गिवन है 4.6 का, तो FUB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, FUB की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 400। और हमारे पास ग्रेड ऑफ प्लेट अगर मान लीजिए हमारे पास 410 गिवन है। ठीक है, जनरली आपके पास 410 गिवन होता है ग्रेड ऑफ प्लेट, तो उस केस में हमारे पास कितना हो जाएगा, उसमें हम FU की वैल्यू ले लेंगे 410, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 410। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ये चारों में से अगर सबकी वैल्यू अगर मान लीजिए 1 से ज़्यादा आ रही है, तो आप 1 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, आप वहाँ पर फोर्थ वैल्यू कौन सी कंसिडर करोगे आप 1। क्योंकि देखिए मैंने क्या बताया, मैंने बोला KB जो है वो क्या हमारे पास रिडक्शन फैक्टर, मतलब वो स्ट्रेंथ को पहले से ही क्या बता रहा है, वो रिड्यूस करके दे रहा है आपको। ठीक है, मतलब वो रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं 1 से ज़्यादा वैल्यू रखूँगा तो जो भी आपके पास स्ट्रेंथ आ रही है, अगर ये KB की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो किसी भी एंगल से मैं KB को रिडक्शन फैक्टर नहीं बोल पाऊंगा। रिडक्शन फैक्टर मतलब जो भी स्ट्रेंथ की वैल्यू आ रही है, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट्स आ रही है, तो रिडक्शन फैक्टर काम क्या है, उसको 100 से थोड़ा सा सेफ साइड में मूव करे। ठीक है, तो अगर 100 यूनिट्स की जगह मैंने बोला नहीं है सिर्फ 90 यूनिट्स ही इसकी स्ट्रेंथ है, उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ होगी 100, लेकिन मैं सेफ साइड में क्या बोल रहा हूँ कि नहीं सिर्फ इसकी 80 यूनिट्स या फिर 90 यूनिट्स ही क्या है उसकी स्ट्रेंथ है। तो ये किसी भी एंगल में 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपके पास ये 3 वैल्यू 1 से ज़्यादा आ रही है, तो आपको कौन सी वैल्यू कंसिडर करना है, आपको 1 वैल्यू आपको यहाँ पर कंसिडर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो KB क्या हमारे पास, KB है मिनिमम ऑफ E/3D0 या फिर P/3D0 माइनस 0.25 या फिर FUB/FU। इन केस अगर ये तीनों वैल्यू 1 से ज़्यादा हुई तो आप कौन सी वैल्यू ले लोगे, आप ले लोगे 1। क्लियर है, तो ये था हमारे पास बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट कर लेना कि हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारे पास, दिस इज़ योर बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो देखिए इसमें जो भी आपके पास यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, जो भी यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट है, तो उसको तो IS कोड अवेलेबल होगा। तो आप IS कोड अगर अवेलेबल है IS 800/2007, तो ना जनरली आपके पास बिल्कुल भी आपको वरी नहीं करना है, आपको ये सारी चीज़ें आपको IS कोड में मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि अगर मैं FU के बारे में बात करता हूँ, अगर आपको FU पता ही नहीं है कि प्लेट का है कि बोल्ट का है कि FU की मीनिंग क्या है, तो आप यहाँ पर वैल्यू कैसे पुट कर पाओगे। गामा MB मैंने आपको बोला, बोल्ट के लिए हम कितना लेते हैं, इसको जनरली हम लेते हैं 1.25। ठीक है, ये जो D है, D क्या होता है हमारे पास, डायमीटर ऑफ बोल्ट। T मिनिमम क्या है हमारे पास, जो भी 2 प्लेट हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, या फिर कवर प्लेट भी अगर हम वहाँ पर यूज़ करेंगे, तो जो भी मिनिमम जो थिकनेस होगी उसके बारे में हम वहाँ पर
कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये मिनिमम क्यों लिखे हो आप, मैक्सिमम क्यों नहीं पूछो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर वाई टी मिनिमम इज कंसिडर्ड। ठीक है, वाई टी मिनिमम इज कंसिडर्ड। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 2 प्लेट है। मैंने इसके बारे में पहले भी बताया था, बट सिंस यहाँ पर डिस्कस हो रहा है तो अपन बात कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, टेंसाइल फोर्स लगाया। इसकी हमारे पास थिकनेस है, 10 mm। ऊपर वाले प्लेट की और नीचे वाले प्लेट की थिकनेस है हमारे पास 6 mm। ठीक है, नीचे वाले प्लेट की थिकनेस है 6 mm। और बीच में आपने बोल्ट लगाया होगा, यहाँ पर बीच में आपने यहाँ पर बोल्ट लगाया होगा। तो यहाँ पर जो बियरिंग हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, जो बियरिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, ये यहाँ पर आपके पास बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है और यहाँ पर आपके पास बियरिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। ठीक है, अलॉन्ग द थिकनेस। अब मैं बोल रहा हूँ नीचे वाले प्लेट की थिकनेस कम है, नीचे वाले प्लेट की थिकनेस क्या है हमारे पास, कम है। तो इसके कारण जो एरिया जो होगा, एरिया भी तो कम आ रहा है ना इसके कारण। ठीक है, डी इंटू टी मिनिमम भी कम हो गया एरिया। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस होता है हमारे पास फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस क्या होता है हमारे पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास टी कम है, इसका मतलब एरिया भी कम आ रहा है। तो अगर एरिया अगर मेरे पास कम है, ठीक है, अगर मेरे पास नीचे वाली प्लेट का एरिया कम आ रहा है, तो स्ट्रेसेस क्या हो रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, मतलब ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट में, नीचे वाली प्लेट का एरिया कम है, तो इसी कारण नीचे वाली प्लेट में जो स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे, स्ट्रेसेस जो यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेसेस जो डेवलप होंगे, वो कैसे डेवलप होंगे, वो यहाँ पर ज़्यादा डेवलप होंगे। ठीक है, स्ट्रेसेस नीचे वाली प्लेट में ज़्यादा डेवलप होंगी। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर ऊपर और नीचे वाली प्लेट में, नीचे वाली प्लेट में स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो फेलियर सबसे पहले फेल कौन सी प्लेट होगी, ऊपर वाली प्लेट होगी कि नीचे वाली प्लेट होगी। तो आप बोलोगे सर सिंस नीचे वाली प्लेट में स्ट्रेसेस ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, तो फेलियर सबसे पहले किस में देखने को मिलेगा, हमें नीचे वाली प्लेट में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो पतली वाली जो हमारे पास थिकनेस होगी, प्लेट होगी, तो हम हमेशा कम थिकनेस वाली प्लेट को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा थिकनेस वाली प्लेट को आपने कंसिडर कर लिया, तो आप स्ट्रेंथ की जो वैल्यू आप निकाल रहे हो वो आप ओवर एस्टिमेट कर दिया, आपने वहाँ पर ज़्यादा एस्टिमेट कर दिया है। उतनी वैल्यू से ही पहले क्या हो जाएगा, वहाँ पर फेलियर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा जो कम वाली जो वैल्यू होती है थिकनेस की, हम हमेशा उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। तो अब अपन बात करते हैं अलग अलग जॉइंट में। ठीक है, अलग अलग टाइप के जॉइंट में आपके पास टी मिनिमम की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे पहले अगर मैं लैप जॉइंट के बारे में बात करूँ, तो अगर मैं यहाँ पर लैप जॉइंट के बारे में बात करें, तो ये तो मैंने अभी बताया कि अगर आपके पास 2 प्लेट है, एक की थिकनेस है आपके पास, ऊपर वाली अगर 10 mm है, नीचे वाली अगर आप 6 mm है, तो आप हमेशा मिनिमम वाली थिकनेस आप यहाँ पर लोगे। मान लीजिए ऊपर वाली T1 है, नीचे वाली T2 है, और मैं बोल रहा हूँ T2 इज लेस देन T1 है, तो T मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, T मिनिमम हो जाएगा आपके पास, फिर T2 वाली थिकनेस आपको वहाँ पर कंसिडर करनी है, जैसे अभी जस्ट मैंने आपको जो बताया। अगर मान लीजिए आपके पास बट जॉइंट है, ठीक है, अगर आपके पास क्या है, बट जॉइंट है, बट जॉइंट में अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, 2 प्लेट्स हैं, मेन प्लेट की थिकनेस मैं बोल रहा हूँ T1 है, मेन प्लेट्स की थिकनेस क्या है हमारे पास, इसको मैं T1 या फिर मैं बोल रहा हूँ इसको T मेन थिकनेस मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ऊपर क्या लगा दिया, ऊपर मैंने कवर प्लेट लगा दी है, ऊपर मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर कवर प्लेट लगा दिया और यहाँ से मैंने बोल्टिंग कर दिया होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल्टिंग कर दिया होगा, इसकी थिकनेस को मैं बोल रहा हूँ T कवर। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ T मिनिमम के बारे में पूछ रहा हूँ, तो T मिनिमम क्या हो जाएगा आपके पास, जो भी मिनिमम होगा, जो भी आपके पास मिनिमम होगा, किस में मेन प्लेट और कवर प्लेट में जो भी आपके पास मिनिमम होगा उसको आपको क्या करना है, कंसिडर करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कवर प्लेट आपके पास क्या है, अगर आपके पास कवर प्लेट अगर आपके पास ज़्यादा है और मेन प्लेट की थिकनेस आपके पास कम है, तो हमेशा हम किसको लेंगे, मेन प्लेट की थिकनेस को ही हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। डबल कवर अगर आपके पास बट जॉइंट है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अगर आपके पास डबल कवर बट जॉइंट है, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट है, मतलब ये ऊपर भी है और यहाँ पर नीचे भी है,
दोनों जगह पे क्या लगा है हमारे पास, कवर प्लेट्स लगी है, और मैंने सबको मैंने क्या किया यहाँ पर, बोल्टिंग कर दिया। सबको मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने बोल्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैं थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 1 बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट 2, और ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर टी मेन। तो अगर मैं टी मिनिमम के बारे में बात कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा मिनिमम ऑफ टी मेन या फिर दोनों थिकनेस कवर प्लेट के एडिशन के बराबर, TC1 प्लस TC2। ठीक है, टी दोनों मतलब आपको क्या करना है, दोनों की थिकनेस को आपको ऐड करना है, नीचे वाले कवर प्लेट की भी और ऊपर वाले कवर प्लेट की भी थिकनेस आपको यहाँ पर ऐड करके आपको यहाँ पर देखना है कि ये दोनों में आपके पास मिनिमम कौन सा है, और टी मिनिमम की वो वाली वैल्यू आपके पास रहेगी। समझ में आया? तो इसको आप नोट करेंगे, ये वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज़ है, ये वाली चीज़ आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, आप यहाँ पर डाल देना, ये क्या हमारे पास, दिस इज़ योर इम्पॉर्टेंट जोन। यहाँ से आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके पास बन सकता है कि यहाँ पर आप जो थिकनेस ले रहे हो वो थिकनेस कौन सी ले रहे हो। जैसे मान लीजिए ऊपर का और नीचे का दोनों का मैंने यहाँ पर बोल दिया कितना, मैंने बोल दिया यहाँ पर ये हमारे पास 8 mm है, नीचे वाली भी हमारे पास 8 mm है, और थिकनेस मैंने मेन प्लेट का बोला 14 mm है। तो आप बोल सकते हो, आपके दिमाग में आएगा अरे मुझे मिनिमम वाली लेना है, तो ये 8 mm है और मेन थिकनेस कितनी है हमारे पास, 14 mm। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं बोल रहा हूँ, ये हमारे पास 8 mm है, ये हमारे पास 8 mm है, और मेन हमारे पास जो है वो कितनी है हमारे पास, दिस इज़ योर 14 mm। मेन प्लेट की थिकनेस कितनी है हमारे पास, 14 mm। तो आप बोलोगे कि सर टी मिनिमम लेना है, मतलब मिनिमम थिकनेस लेना है, तो कवर प्लेट की थिकनेस तो 8 mm है, मेन प्लेट की थिकनेस हमारे पास कौन सी है, 14 mm। तो मैं यहाँ पर टी मिनिमम कितना ले लूँगा, 8 mm ले लूँगा, लेकिन गलत हो जाएगा वो। ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट में आपको दोनों कवर प्लेट्स को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास मिनिमम ऑफ कितना हो जाएगा, मेन प्लेट की थिकनेस 14, मेन प्लेट की थिकनेस कितनी हो गई हमारे पास 14, और कवर प्लेट की थिकनेस कितनी हो गई हमारे पास 8 + 8 मतलब कितना हो गया वो 16। तो अब यहाँ पर मिनिमम कौन सा आ रहा है हमारे पास, मेन प्लेट की थिकनेस हमारे पास कम आ रही है, तो हम यहाँ पर टी मिनिमम कितने लेंगे, हम यहाँ पर 14 mm लेंगे। समझ में आया ये चीज़? तो यहाँ पर आपके पास टी मिनिमम हो जाएगा 14 mm। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। चलिए, तो आपको समझ में आया? तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया आप लोग से, यहाँ पर अभी तक हमने बात किया कि जो हम डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो निकाल रहे हैं, डिज़ाइन स्ट्रेंथ हम यहाँ पर जो निकाल रहे हैं वो हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट हम जो निकाल रहे हैं वहाँ पर हमने शेयरिंग स्ट्रेंथ को हमने कंसिडर कर लिया, और हमने यहाँ पर बियरिंग स्ट्रेंथ को भी हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। थर्ड टाइप का हमारे पास जो आता है वो क्या आता है हमारे पास, वो हमने यहाँ पर कंसिडर नहीं किया अभी तक, वो है हमारे पास थर्ड टाइप का जो थर्ड टाइप का हमारे पास जो स्ट्रेंथ चेक है वो हमारे पास है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, पहले बता दे रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं भी करोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट जनरली ज़्यादा ही होती है कंपैरेटिवली विथ शेयरिंग और बियरिंग से। ठीक है, इन केस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अगर आप HSFG बोल्ट्स वगैरह आप यूज़ करो तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा, वरना जनरली इसकी उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती है। तो ये आपके पास कोड में आपके पास डायरेक्ट गिवन है, IS 800 2007 में टेंसाइल स्ट्रेंथ आपके पास डायरेक्ट आपके पास गिवन है। तो अगर आपको TDB अगर आपको निकालना है, ठीक है, मतलब ये कि आपके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगर आपको यहाँ पर निकालना है, कैसे बताया था मैंने आपको बोला था अगर हम एक्स्ट्रा टाइटनिंग हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली टाइटन अगर कर देंगे हम वहाँ पर बोल्ट को, तो एक्स्ट्रा टाइटनिंग के कारण क्या होगा आपके पास, वो वापस क्या करेगा आपके पास, वो टेंशन आपके पास क्रिएट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कोक की एक बॉटल है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की आपके पास एक बॉटल है कोका कोला की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक मैंने डाला और मैंने बटन को क्या, उसके कैप को क्या किया, मैंने बहुत ज़्यादा मैंने टाइट कर दिया, मैंने बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। तो आप देखोगे अगर आप उसको हल्का सा भी जैसे आप खोलोगे ना तो एकदम से आपके पास क्या होता है, टेंशन आपके पास ऊपर मारेगा वो। ठीक है, उसी वजह से अगर मैं बोल्ट को बहुत ज़्यादा टाइट करते जाऊँगा तो क्या करेगा आपके पास, वहाँ पर आपके पास टेंसाइल फोर्स या फिर टेंसाइल स्ट्रेसेस क्या होंगी वहाँ पर डेवलप होंगी। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेसेस निकालने के लिए आपके पास डायरेक्टली कोड ने आपके पास फॉर्मूला गिवन है, वो कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 0.9 FUB इंटू ANB अपॉन गामा MB। ठीक है, 0.9 इंटू FUB इंटू ANB अपॉन गामा MB। देखिए ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ है,
टेंसाइल स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस इंटू एरिया। फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, फोर्स हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस इंटू एरिया। बोल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होती है, FUB। अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ के बारे में बात करता तो इसको मैं डिवाइड कर देता √3 से, बट यहाँ पर मैं टेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ √3 से, मैं इसको टेंशन का ही अल्टीमेट टेंसाइल फोर्स भी मैं यहाँ पर रखा हूँ। स्ट्रेस इंटू एरिया, एरिया कौन सा लिया मैंने, यहाँ पर मैं कम वाला एरिया ले रहा हूँ, मतलब ANB ले रहा हूँ, ठीक है। कम क्यों ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, ASB क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं कम एरिया अगर मैं यहाँ पर लिया, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं कम एरिया अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, यहाँ पर कम आएगी, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास सेफ साइड में रहे, मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ की वैल्यू कम शो करूँ, ना कि मैं बहुत ज़्यादा शो करूँ, हम हमेशा सेफ साइड में होना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस इंटू एरिया, ठीक है। अब हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, अभी आपको बता दे रहा हूँ, जब भी हम अल्टीमेट के बारे में बात करते हैं, जब भी हम अल्टीमेट स्ट्रेस जब भी हम लेते हैं मैक्सिमम केस में, वहाँ पर आपके पास 90% ही हम वहाँ पर क्या करते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस को हम वहाँ पर रीच करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 90% ही हम क्या करते हैं, उसकी इफेक्ट को हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, बिकॉज वहाँ पर आपके पास 0.9 वैल्यू इज कंसिडर्ड बिकॉज देर इज़ नो रिजर्व स्ट्रेंथ बियॉन्ड अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। आपका अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद आपके पास कोई भी रिजर्व्ड स्ट्रेंथ नहीं बचेगी, इसलिए हम वहाँ पर सिर्फ 90% ही हम वहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेस को हम क्या करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या था हमारे पास, गामा MB क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, ना कि मैं नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जनरली ध्यान दीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा, या फिर सिंपल सा है, स्ट्रेंथ मतलब फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास, स्ट्रेस इंटू एरिया। एरिया कौन सा ले रहे हैं हम, ANB, और स्ट्रेस तो आपको पता है बोल्ट की कौन सी लेनी है हमें, FUB। अल्टीमेट के साथ हम जनरली 90% ही अल्टीमेट स्ट्रेस को हम वहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस। कोड ने आपको बोला है कि ये वाली जो वैल्यू आपके पास जो आ रही है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन FYB अपॉन गामा M0 इंटू ASB, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी लेस देन FYB इंटू गामा M0 इंटू ASB। यहाँ पर मैं अल्टीमेट के बारे में बात करता तो यहाँ पर आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आपके पास गिवन है। कैसे FYB कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 4.6 ग्रेड ऑफ बोल्ट आपके पास गिवन है, तो FUB कितना हो जाएगा आपके पास 400, और FYB यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 0.6 इंटू 400 हो जाएगा, मतलब कितना 240 MPa। और जनरली याद करना, मतलब आपको ध्यान देना है कि जब भी हम यील्ड स्ट्रेस लेते हैं तो उसके साथ हम यहाँ पर पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर यील्डिंग हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। गामा M0 क्या हमारे पास, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर यील्डिंग, ठीक है, फॉर यील्डिंग ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पर गामा MB मैंने क्या बताया था, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कितना है हमारे पास, ये 1.25। गामा M0 के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या हमारे पास, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट यील्डिंग, तो यील्डिंग के लिए हम यहाँ पर जनरली 1.1 वैल्यू हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास कोड में गिवन है, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो भी आप निकाल रहे हो, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू FYB अपॉन गामा M0 इंटू ASB। समझ में आया आपको। अगर मान लीजिए ये वाली वैल्यू कम नहीं हो रही है, ठीक है, आपने जैसे मान लीजिए ये वाली जो वैल्यू निकाला, इसकी वैल्यू आई 110, और आपने ये वाली वैल्यू कंसिडर किया, इसकी वैल्यू आई है कितनी 100, तो ये दोनों में से आपके पास जो मिनिमम है वो मिनिमम को ही आपको वहाँ पर कंसिडर करना है। मतलब बताया कि जो भी वैल्यू आप कंसिडर कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, उसकी वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए। अगर इस वैल्यू से कम नहीं हुई तो आपको इसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जनरली जब भी आप बोल्ट की अगर आप स्ट्रेंथ निकाल रहे हो तो जनरली आपको वहाँ पर क्या करना है, शेयरिंग और बियरिंग में ही आप क्या करोगे, उसी में हमेशा आपको वैल्यू देखने को मिल जाएगी। मतलब मैंने अगर मान लीजिए टेंसाइल में अगर आपके पास 100 यूनिट्स का स्ट्रेंथ आ रहा है, तो शेयरिंग और बियरिंग में जनरली 100 से कम ही आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। समझ में आई ये बात। चलिए तो यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एक बार सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम सारी चीज़ें क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ताकि आपको सभी बच्चों को जो भी लेक्चर देख रहे होंगे सबको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, उसको दोबारा पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि मैं यहाँ पर बोल्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बोल्ट को डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बोल्ट को डिज़ाइन कराने के लिए हमें पता होता है कि बोल्ट का फेलियर कैसे होता है। सबसे पहले शेयरिंग में फेलियर हो सकता है, तो शेयरिंग में हम क्या बोलते हैं इसको, VDSB। और VDSB का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास परमिसिबल स्ट्रेस शेयरिंग के लिए। तो शेयरिंग के लिए कितना होता है, FUB अपॉन
√3 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये हम जनरली 0.57 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बराबर होता है शेयर स्ट्रेस, ठीक है, इनटू गामा एम बी, क्योंकि मैं यहाँ पर स्ट्रेंथ ले रहा हूँ तो पार्शियल फैक्टर से मैंने यहाँ पर डिवाइड किया, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया, एरिया कितना हमारे पास NNANB प्लस NSASB, ठीक है, NNANB प्लस NSASB इनटू हमारे पास क्या है, 3 टाइप के रिडक्शन फैक्टर है, LJ, LG और PK, ठीक है। तो ये आपके पास याद हो जाएगा। सबसे पहले क्या था हमारे पास, शेयरिंग। सेकंड हमने बात किया, सेकंड क्या हमारे पास, सेकंड है हमारे पास बियरिंग के लिए। बियरिंग के लिए मैंने क्या निकाला यहाँ पर, बियरिंग के लिए मैंने यहाँ पर निकाला VDPB। VDPB क्या है हमारे पास, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। वो कितना हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस यहाँ पर दे के रखा है कितना, 2.5 KB इंटू FU अपॉन गामा MB। ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेस इंटू एरिया, कौन सा लेने बोला है, एरिया हमें लेने बोला है, सॉरी नॉट ANB, सॉरी, एरिया हमें लेने बोला है यहाँ पर T मिनिमम, D इंटू T मिनिमम, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेस और ये क्या हमारे पास एरिया। KB की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो आपके पास मिनिमम है किससे, मिनिमम है आपके पास E अपॉन 3D नोड, P अपॉन 3D नोड माइनस 0.25, FUB अपॉन FU, और चौथा क्या हमारे पास, अगर सारी वैल्यू अगर 1 से बड़ी हुई तो आप वहाँ पर ले लेंगे 1, क्लियर। और लास्ट में आपके पास जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो आ रही है, ठीक है, आपके पास लास्ट में जो टेंसाइल स्ट्रेंथ आ रही है वो TDB अगर आप निकाल रहे हो बोल्ट का, तो वो कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 0.9 FUB इंटू ANB अपॉन गामा MB, ठीक है। ये आपके पास कम होना चाहिए किससे, ये आपके पास कम होना चाहिए FYB अपॉन गामा M नॉट इंटू ASB, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो गई याद करने की, तो इसको आप उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिएगा। आप किसको देंगे ज़्यादा इंपॉर्टेंस, आप देंगे यहाँ पर शेयरिंग को और बियरिंग को, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा फॉर्मूले को। आप एकदम से ऐसा मत कर लेना कि फॉर्मूला एकदम ज़्यादा याद हो जाएगा। देखिए स्टील के फॉर्मूले ना बड़े खतरनाक है, ठीक है। अभी मैं जब टेंशन मेंबर जब पढ़ाऊँगा, कंप्रेशन मेंबर जब पढ़ाऊँगा, और आगे जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे, तो जो फॉर्मूलेज जो देखने को मिलते हैं स्टील स्ट्रक्चर्स में ना, वो देख के मतलब थोड़ा सा घबराहट हो जाती है बच्चों को, ठीक है। तो वो याद नहीं होते जनरली, क्योंकि इनका नेचर ही ऐसा है कि इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट हो जाते हैं, मैं आपको पहले बताया था। तो इनके फॉर्मूलेज काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो फॉर्मूलेज में आप थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस जब आप बनाते जाएंगे तभी आपको फॉर्मूलेज भी अच्छे से याद होते जाएंगे। दूसरी चीज़, फॉर्मूले तो है ही है, दूसरी चीज़ ना इनकी कोडल जो स्पेसिफिकेशंस होती है, मतलब जो फैक्चुअल जो चीज़ें होती है, जैसे अगर मैं मिनिमम एज डिस्टेंस कितना रखना है, तो ये मुझे याद होना चाहिए 1.5 D नॉट। पिच के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये मुझे याद होना चाहिए कितना होना चाहिए हमारे पास, 12T या फिर 200 mm या फिर 16T या फिर 300 mm, ऐसे टाइप की चीज़ें हमें यहाँ पर याद करनी होती है, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा ज़्यादा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है। तो ऐसे टाइप की चीज़ें हमारे पास ज़्यादा है स्टील स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अभी तक मैं अगर बात करूँ तो ये वाली जो 3 चीज़ मैंने जो पढ़ाया आपको, ठीक है, कौन कौन सा, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और टेंशन के बारे में भी अगर ठीक है, टेंशन को भी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ से ना अब आप लोग क्या करना, अब आप लोग यहाँ से क्वेश्चन उठाना, कोई सा भी आप क्या करना, क्वेश्चन उठाना। क्वेश्चन को आप देख के बनाएंगे, बिना देखे नहीं बनाएंगे, ठीक है। पहला आप एक क्वेश्चन उठाएंगे जो थोड़ा इजी नेचर का होगा। आपके पास जो भी बुक हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है कि कौन सी बुक है कौन सी बुक नहीं है, जो भी बुक है आपके पास उसका बेसिक क्वेश्चन उठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1। और जो लेक्चर के नोट्स जब बना लोगे, ठीक है, नोट्स आई होप कि मेरे साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट बना रहा होगा तो मतलब वो बहुत ज़्यादा पैशनेट स्टूडेंट है, अपने गोल्स को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है, ठीक है। कोई बस देख रहा है कि हाँ स्टील आ गया, अपन बाद में पढ़ लेंगे, तो जब वो पढ़ने जाएगा तब तक लेक्चर हट भी जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने नोट्स बना लिए अपने कॉपी में, जितने अच्छे से आप लिख सकते हो उतने अच्छे से लिख लियो ना, तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है मिनिमम। आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा था, ठीक है। तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करेंगे, पसंद आएगा तो भी कमेंट करेंगे, नहीं पसंद आएगा तो भी कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करना तो इम्पॉर्टेंट है, तभी सीक्वेंस चलता जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या रहती है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन आज की जो टॉपिक थी और कल का जो मैंने शेयरिंग स्ट्रेंथ जो बताया था, ये बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी तक मैंने जितना भी पढ़ा है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बात करते हैं फिर इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।